जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जीके क्लास में। हम लोग देख रहे थे 71 बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पेपर जो कि केजीएस के द्वारा लिया जाता है। यहाँ पे 19 टेस्ट का सीरीज चल रहा है, ये 5वां टेस्ट है। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जीके क्लास से जुड़े, वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो 87 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है मौर्य के बाद राजनीतिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कह रहा है पहला कथन कि शुंगों ने मौर्य के पश्चात शासन किया और बौद्ध धर्म की जगह ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया। तो ये बिल्कुल सही है। अगर मौर्य वंश की बात करा जाए तो मौर्य वंश की यह समाप्ति 185 ईस्वी बाद हो गया था। इसी का दरबार में रहते थे पुष्यवृत्ति, जिन्होंने शुंग वंश की स्थापना किया। कब किया? शुंग वंश की स्थापना 185 बीसी में किया, बिफोर क्राइस्ट में शुंग वंश की शासन। अगर मौर्य वंश के अंतिम शासक की बात किया जाए तो कौन थे? बृहदत्त थे। कौन थे? बृहदत्त। बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? तो पुष्यवृत्ति ने किया था। और ये मौर्य वंश तो क्या कहते हैं कि बौद्ध धर्म से थे, और जब ये शुंग वंश आए तो ये ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिए, क्योंकि ये ब्राह्मण जाति से थे। किस जाति से थे? तो शुंग वंश ब्राह्मण जाति से थे। ठीक है, जिसमें कि वैदिक अनुष्ठानों का पुनः प्रयास किया गया, ब्राह्मण परंपराओं को बढ़ावा दिया गया, ये सारी बातें बताया गया। बौद्ध धर्म के बहुत सारे गुरु को यानी कि अनुयायियों के हत्या कर दिया गया। तो ये सब काम हुए थे। ठीक है, तो पहला क्या है? सही है। दूसरे की ओर बढ़े तो ये क्या कह रहा है कि हिंदू यवन राजाओं ने सिक्का और मूर्ति कला में हेलेनिस्टिक तत्वों को शामिल किया था। तो ये बिल्कुल सही है। इंडो यूनानी की बात करें तो 180 बीसी में आया था और 10वीं शताब्दी तक रहा था। कब तक रहा था? तो 10वीं एडी तक रहा था। लगभग 190 वर्ष तक इन्होंने भारत पर राज किया, और इन्होंने सही किया कि मूर्ति कला और सिक्कों का निर्माण किया था। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मूर्ति कला में जैसे गंधार कैली हो गया, इंडो यूनानी प्रभाव से विकसित किया गया है, बौद्ध विषय के साथ ये सब चीज किया गया था। अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं कि कुषाण शासक कनिष्क के कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। बिल्कुल सही है। चौथी बौद्ध संगीत के आयोजन हुआ था कहाँ पे? तो कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, जिसको कहते थे कुंडल ग्राम। ठीक है, क्या कहते थे? कुंडल ग्राम। वहीं पे आयोजित किया गया था बौद्ध के 4 संगीत। बौद्ध के 4 यानी कि बौद्ध संगीत 4 हुए थे। पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा और चौथा हुआ था कुंडल ग्राम कश्मीर में। चौथा की अगर बात किया जाए कि किसके शासनकाल में, तो कनिष्क। अगर पहला की बात करें तो एक किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे की बात करें काला अशोक, और तीसरे की बात करा जाए तो अशोक के शासन काल में हुआ था। तो ये क्रम है कि कब कब हुआ था। अब तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है। तीनों सही है। अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राचीन बिहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है कि बिहार में लोमस ऋषि गुफाएं भारत में शैलकृति वास्तुकला का सबसे प्राचीन उदाहरण है। तो बिल्कुल सही है। बराबर की पहाड़ियों में जो है ना, ये लोमस ऋषि गुफा बनाया गया है। कौन सा गुफा? बराबर की गुफाएं बिहार की वर्तमान में कहाँ है? तो ये गया जिला में है। ठीक है, तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो अशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में बनाया गया था। ठीक है, अगर अगला क्वेश्चन यानी कि देखा जाए तो प्राचीन बिहार में वैशाली लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी, जो प्रारंभिक बौद्ध संगतियों से जुड़ी है। बिल्कुल सही बात है। गणराज्य लिच्छवी जो वज्जी कहते हैं, उसकी राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। बिल्कुल सही है। और कह रहा है कि राजधानी पर प्रारंभिक बौद्ध संगीत हुआ था। बिल्कुल सही है। 483 ईसा पूर्व में बौद्ध संगीत हुआ था पहली बार। तो कहाँ हुआ था? वैशाली में ही। कहाँ हुआ था? वैशाली में ही हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन के तो इसमें क्या है? दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
ठीक है। अच्छा, कौन सा कथन गलत है? तो इसमें तो कोई कथन गलत नहीं है। कथन में क्या चुनना था? गलत चुनना था। तो ये भी सही है, ये भी सही है। और क्वेश्चन में क्या करा है? गलत चुनना है। तो दोनों में से कोई नहीं होगा। दोनों तो सही है ना, इसमें गलत चुनने के लिए बोला है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? सामंतवाद ने जरे जमीन शुरू कर दी क्योंकि स्थानीय सामंतों को सैन्य सहायता के बदले जमीन दी जाने लगी। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला क्या करा है कि दक्षिण भारत में स्थित चोल साम्राज्य की समुद्री पहुंच दक्षिण पूर्व एशिया तक फैली हुई थी। बिल्कुल सही है। जब चोल वंश था, चोल वंश की बात करें, चोल वंश के शासन काल की अगर बात करें तो ये कब से कब था? तो 1850 से लेकर 1250 तक था, ईस्वी AD तक। ठीक है। और इसमें बहुत प्रतापी राजा हुए, जैसे राजा राज प्रथम हो गया, राजा राज प्रथम हो गया, राजेंद्र चोल हो गया, राजेंद्र चोल हो गया। ये सब जो है ना, भारत ही नहीं समुद्र में भी 1025 ईस्वी में, लगभग 1025 ईस्वी में इन्होंने दक्षिण एशिया के, विशेषकर इंडोनेशिया, उस समय उसको विजिया कहते थे। क्या कहते थे? विजिया। अभी के वर्तमान में क्या कह सकते हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया के बहुत सारे क्षेत्र जीत लिए थे ये सैन्य अभियान करके। ठीक है। बहुत समुद्री शक्ति, बहुत ही पावरफुल था चोल डायनेस्टी का। ये पूछा जाता है कि सैन्य शक्ति किसके पास मजबूत था, तो चोल डायनेस्टी होगा। ठीक है। बहुत प्रभाव था, चीन तक को यानी कि धमका उमका के रखता था। अगर इसका भाषा की बात जाए चोल डायनेस्टी का, तो भाषा क्या था? तमिल था। क्या था? तमिल था। और हिंद महासागर के मार्गों में नियंत्रण था स्पष्ट देखा जा सकता है। हिंद महासागर में पूछ सकता है कि हिंद महासागर में कौन सा वंश का कब्जा था, तो चोल वंश हो जाएगा। कौन सा वंश हो जाएगा? चोल वंश। तो इसमें दोनों आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली संतुलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है कि एकता प्रणाली में सैन्य सेवा के बदले भू राजस्व अधिकार प्रदान शामिल था। तो ये बिल्कुल क्या है? सही है। कमांडर को या कुलीन को जो इक्तादारी से मुक्ति चाहता था, उसे सैनिक रखरखाव के लिए सुल्तान सेना प्रदान करते थे। इसके बदले में उसे पैसा नहीं देकर भू राजस्व का अधिकार दे देता था कि इससे आप कर वसूलिए और ये कर अपने पास रखिए। ठीक है। सैनिक के जो कमांडर होते थे वो। तो पहला क्या है? सही है, बिल्कुल सही है। एकता प्रणाली में सैन्य सेवक के बदले भू राजस्व दिया जाता था। ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला स्टेटमेंट, अलाउद्दीन खिलजी की कीमतों और जमाखोरी पर नियंत्रण सहित सख्त बाजार सुधार लागू किए थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। बाजार में जो है अलाउद्दीन खिलजी को, अगर अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल देखा जाए तो कितना था? 1296 से लेकर 1316 तक था। ठीक है। लगभग 20 साल रहे ये। 20 साल में अपने ये इसका जो जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी, ये बाजार नीति के कारण याद किया जाता है। ठीक है। किस? बाजार नीति। जैसे अनाज हो गया, कपड़ा हो गया, मूल्य नियंत्रण करना, ये भी मूल्य नियंत्रण भी किससे संबंधित है? तो अलाउद्दीन खिलजी से। इन्हें एक सेना गठन यानी कि एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था शाहना ए मंडी। इसका काम यही था कि घूर घूर के देखेगा कि कहीं पे मार्केट में, कहीं पे बाजार में जमाखोरी तो नहीं करके रखा है, कोई काला बाजारी तो करके नहीं रखा है। तो ये सब चीज के देख रेख के लिए शाहना ए मंडी एक अधिकारी का गठन किया था। ठीक है। ये सब चीज के बारे में वर्णन करता है तो ये करता है बर्नी जो एक इतिहासकार थे, उसके द्वारा इस के बारे में सुनने को लिए मिलेगा। ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है? बिल्कुल सही है। बाजार, अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण से संबंधित है। तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तीसरे स्टेटमेंट क्या कहता है? पहला और दूसरा दोनों सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कर रहे थे कि इल्तुतमिश के अधीन अलाई दरवाजा का निर्माण ने इंडो इस्लामिक वास्तुकला में वास्तविक मेहराब की शुरुआत की गई थी। तो बिल्कुल सही है। ऐसे तो क्या कहते हैं कि
जो वो है कुतुब मीनार, उसका डिजाइन यानी कि वो बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन उसके पहले जैसे ये कुतुबुद्दीन, ये हो गया मीनार, और इससे पहले जो घुसिएगा रोड से किनारे से तो एक दरवाज़ा मिलता है जिसका नाम है अलाई दरवाज़ा। ये अलाई दरवाज़ा किसके द्वारा बनाया गया है? तो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और ये अगर ये दरवाज़ा की बात किया जाए, अलाई दरवाज़ा की बात, तो ये इल्तुतमिश ने बनाया था कब? 1311 ईस्वी में। कब बनाया था? 1311 ईस्वी में। और इस यहाँ तक भी क्वेश्चन पूछ देता है कि ये जो दरवाज़ा बनाया गया था किस पत्थर से बनाया गया था? तो ये लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया। किससे? लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर की जराई की भी है, ठीक है, डिजाइन। और इसका जो वास्तुकला है तो वो क्या है? इंडो इस्लामिक वास्तुकला। कौन सा है? इंडो इस्लामिक वास्तुकला की ओर से बनाया गया है, ठीक है। तो ये सब अगर क्या कहते हैं, इल्तुतमिश का शासन काल देखा जाए तो इसका शासन काल है 1211 से लेकर 1236 तक है। तो ये 1100 होगा, 1211 में अलाई दरवाज़ा बनाया था। तो यहाँ पे क्या हो गया कि तीनों स्टेटमेंट आपका क्या है? सही है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित पर कथन पर गलत चुने। कौन सा गलत है? क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि बाबर ने भारत में चारबाग उद्यान डिजाइन किया था। तो ये बिल्कुल सही है। बाबर ने भारत पर चारबाग डिजाइन स्टार्ट किया था, ठीक है। और ये डिजाइन जो किससे प्रेरित था? तो ये फारसी डिजाइन से प्रेरित था, ठीक है। इस तरह का बाग बनाया जाता था 90 डिग्री पे, ठीक है, चारों बाग। और इसमें नाली इतना बेहतरीन बनाया जाता था कि सब पौधे तक पानी आसानी से पहुंच सके। इसका स्टार्टिंग कौन किया था? तो ये बाबर किया था। अगर बाबर का शासनकाल देखा जाए, बाबर का शासनकाल देखा जाए तो 1526 से लेकर 1530 तक शासन किए थे, ठीक है। ये लोधी वंश को हटा के बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया। तो पहला सही है। दूसरा क्या करा? अकबर ने अपने शासनकाल में गैर मुसलमानों पर से जजिया कर हटा दिया था। दूसरा भी क्या है कि अकबर ने अपने शासनकाल में गैर मुसलमानों से नहीं, ये गलत है। धार्मिक सहायता के लिए जाना जाता था, लेकिन 1564 में गैर मुसलमानों पर लगाया गया समाप्त कर दिया था ताकि वह अपने विधि प्रजा के वर्ग के साथ रह सके। तो ये यहाँ पे क्या है? सही है। ये जजिया कर हटाया गया था, ठीक है, लेकिन गैर मुसलमानों से नहीं, ये ब्राह्मणों से हटाया गया था, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ब्राह्मणों से हटाया गया था कब? अकबर ने अपने शासनकाल में गैर मुसलमानों पर से जजिया कर हटा दिया गया था। ये 1564 में हटाया था जजिया कर, ठीक है। अब ब्राह्मण से नहीं लेता था जजिया कर, गैर मुसलमानों से समाप्त कर दिया गया था। लेकिन संक्षिप्त रूप से 1515 में फिर से लागू किया था, ठीक है, कुछ भागों में फिर से लागू किया था। लेकिन 1580 में जो है, 1580 में पूर्णतः जजिया कर को समाप्त कर दिया था। पूर्णतः अगर समाप्त की बात आएगा तो 1580। अगर पहली बार जजिया कर अकबर ने कब हटाया? तो 1564। लेकिन बीच में एक बार फिर लागू किया था 1575 में। तो ये ऑप्शन गलत लग रहा है। अगर आगे की बात करें, आगे ऑप्शन क्या क्या है देख लेते हैं। तो आगे क्या है कि मुगलों के अधीन लघु चित्रकला और फारसी व स्वदेशी शैलियों का मिश्रण था। तो ये बात क्या है कि सही है। मुगलों के लघु अकबर के जहांगीर और शाहजहां जैसे सम्राट के काल में अत्यंत समृद्ध था। इसमें फारसी तकनीक, जैसे मीर सैयद हो गया, मीर सैयद थे जो फारसी थे, ठीक है, अब्दुस समंद हो गया, जैसे कलाकार द्वारा लाई गई थी। और भारतीय स्थानीय कला सुंदर मिश्रण दिखाई दे। यह शैली जो है अकबरनामा हो गया, हजनामा हो गया, जैसे चित्र ग्रंथों में देखी जा सकती है, जिसमें जीवंत
रंग और भारतीय वास्तुकला और स्थानीय कला का परंपराओं का समावेशन है। तो ये सही है। हुमायूं को शेरशाह सूरी पराजित किया और बाद में वह फवीद की सहायता से पुनः गद्दी में बैठा। बिल्कुल सही है ये। हुमायूं जो है 1540 में हार गया था शेरशाह सूरी से। फिर ये आए थे 1555 में। 1555 में आए फवीद की सहायता से और शेरशाह सूरी को दिल्ली से हटा दिया। और 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गया। ठीक है, एक लोगरते हुए यानी कि लकड़ी के घर गिर गया और इसके ऊपर इसकी मृत्यु हो गया। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कौन से युद्ध से यानी कि ये दिल्ली गवाया था? तो कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो 1540 में हुआ था। तो ये सारी बातें फैक्ट्स है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश की वास्तुकला विशेषता विशाल ढलान वाली दीवार और न्यूनतम अनुकरण थी? तो ये जो था दिल्ली संतलन का था। किसका था? दिल्ली संतलन यानी कि तुगलक काल का दरवाजा था। तुगलक वंश की बात किया जाए तो तुगलक वंश जो है 1320 से लेकर 1414 तक शासन किया था। ठीक है, तुगलक वंश। इसका जो विशाल दीवार थी ये बहुत ढलान था जिसे क्या कहते थे? वेटर कहते थे। वेटर कहा जाता था। ठीक है, कि कोई भी विदेशी या कोई भी बाहर इसमें दीवार को चढ़ के इसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सके। और दीवार क्या था? झुकी हुई थी। मैक्सिमम दीवार तो 90 डिग्री पे होता है, लेकिन इसका दीवार क्या था? झुका हुआ था, जिसमें कि चढ़ना बहुत ही मुश्किल हुआ था। यह संरचना प्रदान की गई थी और मजबूत भी था। अगर हम लोधी वंश की बात करें तो लोधी वंश का शासनकाल कब से रहा था? तो 1451 से लेकर 1526 तक। मुगल की बात किया जाए, मुगल का मेन शासन का बात किया जाए तो 1526 से लेकर 1707 तक माना जाता है, जब तक औरंगजेब था। नहीं तो ऐसे तो ये फिर उसके बाद ये कमजोर होते जाता है, 1857 तक जाता है। 1857 के बाद बिल्कुल मुगल बादशाह खत्म हो जाता है। लेकिन मेन मुगल पावर जो रहता है वो 1526 से लेकर 1707 तक रहता है। अगर फिर गुलाम वंश की बात करें तो इसकी स्थापना 1206 से लेकर 1290 तक होता रहता है। कितना? 1290 तक रहता है। तो गुलाम वंश कितना हो गया? 1206 से 1290। तुगलक वंश हो गया कितना? 1290 से 1314 कर सकते हैं। मुगल हो गया 1526 से लेकर 1707 मैनुअली कर सकते हैं, या फिर उसके बाद भी रहा था। और लोधी वंश की बात करें तो 1451 से लेकर 1526 तक राज किए थे। ये सारा दिल्ली में राज किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से अगला क्वेश्चन है, भक्ति और सूफी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन से सही है? पहला क्या कह रहा है? निर्गुण भक्ति के देवता पूजा के अपेक्षा निराकार परात्मा पर जोर देता है। तो ये बिल्कुल सही है। कबीर हो गया, गुरु नानक जैसे संत जो निर्गुण भक्ति का एक निराकार थे। कौन? कबीर हो गया, फिर गुरु नानक हो गया। ये सब जो है निराकार, बस यानी कि भगवान के आकार की बात नहीं करता है। ठीक है, निराकार अमूर्त ईश्वर की उपासना पर आधारित थी, जो कि किसी रूप या गुण या भौतिक प्रतीक से पड़े हुए थे। जैसे हम लोग देखते हैं ना, राम का फोटो है, लेकिन आप सिख धर्म में जाइएगा तो कोई वहाँ पे भगवान का चित्र ही नहीं है, वो निराकार रूप से है। ठीक है, और कोई उसका फोटो वोटो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सब बातें पर वो यानी कि निर्गुण भक्ति आधारित था। तो ये पहला क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरे की बात करें, दूसरा क्या करा? चिश्ती सूफियों ने खानखाहों, शिष्य और भक्ति संगीत से परहेज किया था। तो ये भी सही है, क्योंकि भारत के सबसे प्रभावशाली सूफी संप्रदाय में से बात किया जाए तो चिश्ती संप्रदाय के खानखाहों थे, जो कि धार्मिक मठ का आध्यात्मिक साधन, शिक्षण और सामुदायिक जीवन केंद्र के रूप में भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। ठीक है, तो
और ये लोग जैसे हो गया क्या कहते हैं कवाली तवाली, इसी सब के समय में फेमस हुआ था। अगला क्या कर रहा है कि अलवर और अन्य आरोप ने भजनों के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दिया था। तो ये बिल्कुल बिल्कुल सही है। अलवर जो है तो ये कौन थे, तो वैष्णव सब थे, वैष्णव थे। नायर कौन थे, नायर की बात करें तो ये सब संत थे। कौन सा संत थे, तो ये शैव संत थे, जो कि ये सब कहाँ पाए जाते थे, तो ये दक्षिण भारत में पाए जाते थे। ठीक है, अगर इसकी शताब्दी की बात करें जाए तो 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच के बात है। तमिल कवि संत हुए विष्णु, शिव, सुस्ति, ये सब कौन थे, तो तमिल भक्ति कवि थे। तो ये सब बात है। तो इसमें क्या आ जाएगा कि तीनों सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, तीनों सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन बिहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करा है, शेरशाह सूरी ने सासाराम में भव्य मकबरा बनवाया और पूरे बिहार में ग्रांड ट्रंक रोड की स्थापना की थी। तो बिल्कुल सही है, शेरशाह सूरी ने अपना मकबरा बनाया सासाराम में, और ये डबल गुंबद वाला था। कौन सा था, डबल गुंबद वाला, और ये झील, इसके चारों ओर झील है। तो इन्होंने अपने आप से अपना मकबरा बनाया था, ये बड़ी बात है। और पूरे भारत में इन्होंने ग्रैंड ट्रंक बनाया था। कहाँ से, तो बंगाल से लेकर पेशावर, पेशावर जो भी कहाँ पड़ता है, वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, विशाल रोड बनाया था। और इस रोड से पूरे भारत में विकास यानी कि व्यापार होता था। अगर इस रोड का पहले नाम किस नाम से जाना जाता था, तो उसका नाम था पहले सड़क ए आजम। क्या नाम था, सड़क ए आजम। किस नाम से डाला जाता था पहले ये रोड, सड़क ए आजम। अगर शेरशाह सूरी के शासनकाल की बात किया जाए तो ये कब से कब तक दिल्ली में शासन किया, तो 1540 से लेकर 1545। और एक हुक्का नामक अग्निगोला चलाते हुए ये 1545 में मर गए थे। अगले स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या करता है, अगला स्टेटमेंट क्या है, बिहार में मुगल शैली के गुंबददार मकबरों पर फारसी वास्तुकला का कोई प्रभाव नहीं है। ये क्या है, गलत है। फारसी बिहार में जो है, बिहार का जो सासाराम में शेरशाह द्वारा जो बनाया गया था मकबरा, ये मेनर, दो चीज मेनर भी कहते हैं। तो ये हसन खान सूर का मकबरा जैसी बाद की संरचनाएं शामिल है। फारसी कलाकारों से यह अत्यधिक प्रभावित था। ठीक है, जो बनाया था ये फारसी कला से भी प्रभावित था। सासाराम का जो वो गुंबद वाला, डबल गुंबद वाला क्या कहता है, मकबरा था। तो भारत में मिश्रित किया गया था, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ फारसी वाला ही था, ऐसा नहीं था। ये सेकंड वाला क्या है कि गलत है। यहाँ पे कह रहा है कि पर कोई प्रभाव नहीं था, जबकि प्रभाव था। तो इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा सही है चुनने के लिए, तो सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, सिर्फ ऊपर वाला ही सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है कि पुर्तगाली भारत के साथ समुद्री व्यापार स्थापित करने वाली पहली यूरोपियन शक्ति बने हैं। तो ये बिल्कुल सही है। पुर्तगाली की बात किया जाए तो सबसे पहले कब आया था, 1498 में। कब आया था, 1498 में वास्को डी गामा, जो कि केरल के कालीकट में उतरे थे। ठीक है, वहां से समुद्री व्यापार सीधे करते थे। और क्या हुआ था कि पुर्तगाली ने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, और वहां पर एक किला बंदी करके एक फैक्ट्री की स्थापना किया था, जो भारत के साथ समुद्री व्यापार किया करते थे। तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कह रहा है कि दूसरा स्टेटमेंट क्या है, पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराने के बाद भारत में अपना आधार स्थापित किया था। ये बिल्कुल क्या है, गलत है।
डच की बात किया जाए तो डच भारत में आए थे 1602 में स्थापित किया था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि भारत में व्यापारिक केंद्र के माध्यम से अपने उपस्थिति दर्ज कराई थी। तो उसका डच का जो प्रमुख यानी कि ठिकाना था वो कहाँ था? 1610 ईस्वी में पुलिकट में बनाया था। कहाँ बनाया था? पुलिकट में ठिकाना बनाया था। ठीक है। स्वाली के युद्ध की बात किया जाए तो ये 1612 ईस्वी में डच नहीं, अंग्रेज और ईस्ट इंडिया अंग्रेज यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद डच के साथ नहीं हुआ था। स्वाली का युद्ध कब हुआ था? 1612 ईस्वी में। इसके बाद जो है यहाँ पे पुर्तगालियों की हार होती है और अंग्रेज भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त करता है और जड़ मजबूत करता है। उसके बाद ये सूरत में अपना फैक्ट्री खोलता है। कौन? तो अंग्रेज। तो स्वाली का युद्ध कब हुआ था? तो 1612 में। किसके किसके साथ हुआ था? तो ये हुआ था अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच। तो इसमें क्या है कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेज की आर्थिक नीतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है कि 1793 अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली एक वर्गीय वंशानुगत जमींदारी को जन्म दिया है। बिल्कुल बात सही है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, किसने? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में यह अस्थायी बंदोबस्त लागू किया, जिससे कि क्या हुआ कि जमींदारी का वंशानुगत सौंप दिया गया और ये उससे डायरेक्ट टैक्स वसूला करता था जिसको जमीन दिया गया है। और ये किसानों से टैक्स वसूल के यानी कि कोई भारतीय ही होते थे और ये भारतीयों से फिर अंग्रेज वसूली करते थे। तो ये वंशानुगत हो गया था। तो पूछा जाता है कि अस्थायी बंदोबस्त कहाँ था? तो भारत के 3 राज्यों में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो पहला है क्या? बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है कि ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत की पारंपरिक हस्तलिपि उद्योग का अपनिवेश हुआ है। बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय वस्तु पर इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया अंग्रेजों ने कि यूरोपीय बाजार में ये बहुत महंगा बिकने लगा, जिसके कारण कि भारतीय वस्तु का बाजार धम से नीचे गिर गया। और उस समय क्या कहते हैं कि अंग्रेज में औद्योगिक क्रांति हो चुका था, तो मशीन से बना हुआ सामान सस्ता मिलता था, जिसके कारण कि भारतीय सामान का कोई वैल्यूएशन वहाँ पे नहीं होने लगा और धीरे धीरे भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ही नीचे डाउन कर दिया था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अफवाह सिद्धांत को सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने इंडिया फॉर इंडियन पुस्तक में दिया था। ये तो ठीक है, अफवाह सिद्धांत के क्या कहते हैं, ये थोड़ी था कि दादा भाई नौरोजी का कि हमारे धन जो निकाल के ब्रिटिश ले जा रहे हैं, ये तो ठीक है। लेकिन ये जो है इंडियन फॉर इंडियंस, ये दादा भाई नौरोजी का नहीं है, ये बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। ये पुस्तक किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का पुस्तक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडिया फॉर इंडियन पुस्तक में प्रस्तुत किया गया। तो ये तो सही है कि बिहार से यानी कि ड्रेन थोड़ी दिया था दादा भाई नौरोजी ने, लेकिन यहाँ पे पुस्तक का नाम गलत दिया हुआ है। इंडियन फॉर इंडियंस किसकी पुस्तक है? तो बाल गंगाधर तिलक का पुस्तक है। तो ऑप्शन ये क्या हो गया? गलत। तो 1 और 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के 1985 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? यानी कि स्थापना भी इसका 1885 में हुआ था। तो इसकी स्थापना जो हुआ था, इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो वो देखेंगे तो 28 से 31 दिसंबर के बीच हुआ था। ठीक है, 28 से 31 दिसंबर के बीच। अगर पूछेंगे कि कहाँ हुआ था, तो बॉम्बे में। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। इसके अध्यक्ष की बात किया जाए तो अध्यक्ष एक फेमस वकील थे, व्योम चंद बनर्जी। कौन थे?
WC बनर्जी या व्योमचंद बनर्जी। पेशे से ये क्या थे तो वकील थे, इसी के अध्यक्षता किया गया था। ठीक है, व्योमचंद बनर्जी के द्वारा। अगर पूछा जाए कि इस अधिवेशन में कितने व्यक्तियों ने भाग लिया था तो 72 व्यक्तियों ने भाग लिया था। यहीं से NIC की स्थापना हुआ। अगर उस समय पूछा जाए कि गवर्नर कौन था तो लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। ये सारा चीज आ सकता है आगे क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली को पुनः जीतने का नेतृत्व निम्नलिखित में किस ब्रिटिश अधिकारी को दिया था? कह रहा है कि दिल्ली को पुनः जीतने का उत्तराधिकार किसको दिया गया था? तो कौन थे? जॉन निकोलसन। 1857 में जॉन निकोलसन दिल्ली के पुनः प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया, जो कि एक क्या था? ब्रिगेडियर था। जॉन निकोलस क्या था? तो एक क्या था? ब्रिगेडियर था। ब्रिगेडियर था। ठीक है, उन्होंने सितंबर 1857 में फिर से दिल्ली का हमला किया और दिल्ली का कमान सहारा और इस तरह उन्होंने फिर से दिल्ली पर अपना नेतृत्व किया। उसका प्रमुख जो निकोलस का जो प्रमुख ये था नीति, वो था घेराबंदी का। किसका था? घेराबंदी। उसका एक प्रमुख व्यक्ति थे। हालांकि ऑपरेशन के बाद निकोलस जो थे वो पूरी तरह से घायल हो चुके थे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन निकोलस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 में नेताओं और उनके विद्रोह क्षेत्र निम्नलिखित में कौन सा सुमोलित नहीं है? कौन सा मैच नहीं है? तो मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद से था, तो ये बिल्कुल सही था। यहाँ के एक प्रमुख नेता थे और ये क्षेत्रीय विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। बिल्कुल पहला क्या है? सही है। दूसरा क्या है? खान बहादुर बरेली, तो ये भी सही है कि खान बहादुर जो था खान अब्दुल खान बरेली से नेतृत्व कर रहे थे। अगर इसका जगह कुछ खास क्षेत्र के नाम पूछे तो क्षेत्र का नाम क्या था? रोहिल्ला खंड। रोहिल्ला खंड से इन्होंने अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है 1857 की क्रांति में। राव तुलाराम, ये झांसी नहीं होगा। राम तुलाराम ये झांसी नहीं होगा, क्योंकि ये वर्तमान में हरियाणा में पड़ते हैं। ठीक है, एक प्रमुख विद्रोही नेता थे, झांसी का नहीं था। राम तुलालो कहाँ से थे? तो ये हरियाणा से। झांसी से सब जानते हैं कि झांसी से कौन थे? लक्ष्मीबाई थे। कौन थे? लक्ष्मीबाई। राम तुलाराम की बात करें थे कहाँ से थे? तो हरियाणा का एक क्षेत्र है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस नेता ने सत्यवादी उपनाम का प्रयोग किया और वेदों का समर्थन करते हुए हिंदू रूढ़िवाद की आलोचना की थी? तो ये कौन थे? गोपाल हरि देशमुख। ये कौन थे? गोपाल हरि देशमुख, जिसे लोकहितवादी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकहितवादी भी कहा जाता है। ठीक है, ये महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे। कहाँ के थे? तो महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे। क्या थे? ये समाज सुधारक थे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल हरि देशमुख। इन्होंने एक समाचार पत्र भी चलाया था, मराठी समाचार पत्र प्रभाकर। क्या नाम था? प्रभाकर। जो किस भाषा में था? तो ये निबंध और अपने कृति शैली 108 पन्नों का एक श्रृंखला देशमुख ने सत्य के स्रोत के रूप में वेदों की प्रामाणिकता का समर्थन किया, लेकिन समाज के रूढ़िवादी वर्गों ने इसे उचित ठहराने के लिए उनकी गलत व्याख्या आलोचना किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? गोपाल हरि देशमुख। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। CR फॉर्मूला और गांधी जिन्ना वार्ता। तो ये तो बिल्कुल सही है।
लॉर्ड बेबल के कार्यकाल के दौरान ही 1843 के में से ये हुआ था। अगला क्या है कि बेबल योजना पर शिमला सम्मेलन। तो बेबल योजना पर शिमला सम्मेलन ये क्या है? तो जब कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक गतिविधि दूर होने लगा, 1944 में CR गोपालाचारी और फार्मूला किया गया, जिसमें कि युद्ध के बाद मुस्लिम बहुल क्षेत्र अलगाव के लिए जनमत संग्रह करने की वकालत किया था। तो वो तो सही है, लेकिन उसके बाद क्या कर रहा है कि जून जुलाई में बेबल योजना पर चर्चा के लिए शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रमुख विभागों का ब्रिटिश नियंत्रण बनाए रखना चाहती थी। अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव दे दिया था भारतीयों को। ठीक है, तो विचार कीजिए क्या कर रहा है कि उपयुक्त में से कौन सी बेबल के समय ये नहीं हुआ था। तो ये जो घटना था ये बेबल के समय पर नहीं हुआ था। ठीक है, अगले का अच्छा नहीं हुआ था। CR फार्मूला ये तो हुआ था, बेबल लिखा हुआ है ये सब हुआ था, लेकिन CR फार्मूला इसके शासन काल में नहीं हुआ था। CR जो है ये कांग्रेस मुस्लिम के समय हुआ था, और उस समय जो थे मुस्लिम ये थे और गांधी हुआ था। उस समय जो है बेबल योजना चर्चा शिमला पर आधारित है।